यहाँ पर साथ में एक अगुआ है और यहाँ पर साथ में यू मतलब तुम अगुआ हो। ये यदि अगुआ वाला बात आप लोग याद करते हैं ना, तो जिसके साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होगा और NH2 एमीन समूह भी होगा वही ज्विटर आयन बना सकता है, क्योंकि एक यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। सबसे ज्यादा कोई धरती पर सबसे कोई मीठा चीज बनाया गया है तो एक होता है स्पार्टम, ठीक है। तो स्वागत है आप लोगों का आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में। हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है दोस्त कि आप लोग पीछे का जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया गया होगा उसको जरूर सीखे होंगे, और आप लोग यदि वीडियो देखे हैं तो उसमें आपको सीखने को ये मिला होगा कैसे बोर्ड एग्जाम में एक टाइप का ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है और उसको आप लोग हल कर पाएंगे। आज का जो चैप्टर है बहुत मजेदार है, आपके दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जैव अणु। चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, या फिर आपके एक वंश के गुण को दूसरे वंश में स्थानांतरित करने वाला DNA क्यों ना हो, ये सब आप लोगों का जैव अणु में ही आते हैं। और आप लोगों का ये पहला सवाल एकदम खास करके DNA पर ही पूछा गया है। देखिए आप लोगों को हम बताया कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक होता है DNA और एक होता है RNA। आइए यदि हम लोग बातों को तसब्बुर के साथ सीख सकते हैं। देखिए एक हम आपसे बात किए कि एक हम लोगों का क्या होगा DNA और एक होगा हम लोगों का क्या RNA। DNA और एक होगा RNA। देखिए DNA होगा और एक होगा हम लोगों का क्या RNA। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए DNA का क्या घटक होगा और RNA का क्या होगा। देखिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, साथ में एगुआ, एगुआ माने का अगुआ, ठीक है ना। ए साथ में एक क्या आएगा अगुआ आएगा, अगुआ आएगा, ठीक है। साथ में एक क्या आएगा अगुआ आएगा। और RNA के लिए क्या ट्रिक है, साथ में साथ, ठीक बता रहे हैं आप लोग, एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। साथ में क्या लेकर आएंगे यू, यू मतलब क्या तुम, यू क्या लेकर आओगे अगुआ लेकर आओगे। बोले कि इसका मतलब क्या है यार, पढ़ा तो रहे हैं आप केमिस्ट्री और ये अगुआ का बात कर रहे हैं, मतलब पागल समझे क्या हमको। चलिए समझिएगा। तो सा मतलब क्या हो गया, सा कहने का मतलब क्या है, सा मतलब होता है यहां पर साइटोसिन, साइटोसिन। और यहां पर भी मतलब स का मतलब हुआ साइटोसिन। थ मतलब यहां पर भी है थाइमीन और यहां पर भी हम लोगों का थाइमीन। और यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहां पर अगुआ मतलब हुआ गुआनीन, गुआनीन, और यहां पर भी सेम है क्या गुआनीन, अगुआ के लिए गुआनीन। बस अंतर है यहां पर आता है क्या एंडेनिन और यहां पर आता है यूरेसिल, यूरेसिल। और सब दोनों में सेम है, यहां पर भी साइटोसिन होगा, यहां पर भी थाइमीन होगा। तो आज के बाद आप लोग कंसेप्ट को इतना अच्छा से याद कर लेंगे, यहां पर साथ में एक अगुआ है और यहां पर साथ में यू मतलब तुम अगुआ हो। ये यदि अगुआ वाला बात आप लोग याद करते हैं ना, तो DNA और RNA का जो भी घटक होगा आपके जुबान पर होगा। तो आप लोग इस चीज को कंसेप्ट को सीख लीजिए और सीखने के बाद अपने जहन में और दिल में उतार लीजिए। और ये कभी भी आप लोगों से पूछेगा कौन DNA का घटक नहीं है कोई भी सवाल होगा ना, तो आपसे अछूता नहीं रहेगा। तो ये DNA RNA का हमने घटक बताया। हालांकि सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि DNA में थाइमीन दो हाइड्रोजन बंध द्वारा किस भस्म से जुड़ा होता है। तो ये जो जुड़ा होगा मेरे दोस्त, ये जुड़ा होगा किससे, एडेनिन से। किससे जुड़ा होगा, एडेनिन। आप इस बात को याद रखेंगे, किससे जुड़ा होगा, एडेनिन से जुड़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब क्या कि वैसा जैव अणु जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। और आपको पता है दोस्त, ये लैक्टोज जो होता है ना, ये हम लोग का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके सूत्र C12 H22 और O11 ही होता है। लेकिन आप ये समझिएगा ये चीनी नहीं है, सुक्रोज नहीं है, लैक्टोज है। और कितने लोगों को पता है लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप लोग एक ऑब्जेक्टिव से दो ऑब्जेक्टिव भी सीख रहे हैं। बोल रहा है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु की संख्या क्या होता है। कायरल कार्बन परमाणु का मतलब समझिए क्या, जब भी कार्बन जो 4 उसका आबंध होता है, देखिए पर नंबर की ये कभी भी कायरल परमाणु निकालेंगे तो उसी के साथ निकाल पाएंगे जिस पर sp3 प्रसंकरण हो। और sp3 प्रसंकरण कब होगा मेरे दोस्त, sp3 प्रसंकरण कब होगा,
sp3 प्रसंकरण कब होगा? जब उसके चारों ओर, गौर फरमाइएगा मेरे बातों को, sp3 प्रसंकरण कब होगा? जब चारों ओर क्या हो हम लोगों का? सिग्मा बॉन्ड ही हो, कार्बन का चारों हाथ सिग्मा बॉन्ड में ही तब्दील हो। तो चलिए इस चीज को आप लोग सीख गए, तो जहन में उतारिए और दिल में बसाते हुए आगे बढ़िए। चलिए देखिए, तो यदि इसके साथ मान लीजिए हो सकता है कि यहां पर H जुड़ा हो सकता है, यहां पर OH जुड़ा हो सकता है, Cl जुड़ा हो सकता है, यहां पर CHO जुड़ा हो, तो इससे जुड़ने वाला जितना भी है वो तो अलग अलग समूह है। तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? कायरल कार्बन या असम्मित कार्बन बोलते हैं। लेकिन काश ऐसा हो जाए, ऐसा कि दो यहीं पर हाइड्रोजन हो गया। अब आगे आपको नहीं देखना है कि भैया आगे क्या है, उससे हमको मतलब ही नहीं है। आगे क्या है उससे हमको मतलब ही नहीं है। जब आप यहीं पर हम लोग का असमान हो गया, इसका मतलब है, यार क्या कर रहे हो, मजाक कर रहा है बेचारा कोई है। तो यहां पर हमने बोला कि ये वाला जो घटक है इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, यदि दो सेम हो गया तो कभी हो ही नहीं सकता है, चारों भिन्न भिन्न होना चाहिए तभी कायरल होगा। बोलेगी अच्छा, तो ये ग्लूकोज में कैसे आप बता दें ग्लूकोज में ऐसा होता है? ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर तो आपने बताया ही नहीं हमको। तो चलिए ग्लूकोज का हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। कितने लोग देखकर डर जाएंगे ग्लूकोज को, लेकिन चलिए डरना नहीं है, आइए बताते हैं। ये होता है ग्लूकोज, जो होता है वो हम लोगों का कीटो एल्डोहेक्सोस होता है। क्या होता है? एल्डोहेक्सोस। और कितने लोग पता है कि हम लोग का फ्रुक्टोज क्या होता है? वो होता है हम लोग का क्या? कीटोहेक्सोस। ये एल्डोहेक्सोस मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डोहेक्सोस मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। और किसमें होता है वो? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में होता है क्या? एल्डोहेक्सोस। और जो हम लोग का फ्रुक्टोज में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? कीटोहेक्सोस। आइए देखिए, तो यहां पर किस प्रकार से होगा? 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। अब आइए लास्ट में हम लोगों का अल्कोहल होता है, ऊपर एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। यहां पर यदि HOH से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट वाला पलट जाएगा HOH। अब चीजें बदल चुकी है और इसी प्रकार से चलते रहेगा HOH। तो यही आप लोगों का क्या है? तो क्या होता है ना कि हम लोग का होता है, इसमें भी अलग अलग हम लोग बांटे हुए हैं, ठीक है ना। उसमें भी हम लोग डी फॉर्म एल फॉर्म बांटे हुए हैं। तो इसको हम लोग डी फॉर्म बोलेंगे, तो अगला बार क्या होगा ना, OH इधर उधर हो जाएगा तो एल फॉर्म। हालांकि ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। बोलेंगे तो बताइए सर, ये आपका लग रहा है ना कि इस पर हमको ये भी कार्बन परमाणु होगा? नहीं, गलत बात है। वो कार्बन इसलिए ये वाला नहीं इसलिए हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है समझिएगा इसके पीछे लॉजिक। यहां पर आप लोगों का, अरे यार तुम तो गजब किए हो, ओहो, तुमको अब डब्बा के अंदर बंद कर दे। चलिए देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो यहां पर जो है O है और यहां पर क्या है H। तो इस कार्बन पर हम लोगों का sp3 प्रसंकरण होगा ही नहीं, यहां पर तो sp2 प्रसंकरण होगा क्योंकि दो बॉन्ड है तो इस पर एक ही सिग्मा होगा ना, यहां पर एक सिग्मा, यानी इस पर प्रसंकरण क्या होगा? sp2। इसलिए ये कार्बन बनाएगा ही नहीं। अब बताइए क्या ये कार्बन हम लोगों का कायरल परमाणु है? हाँ है, क्योंकि इसके साथ OH जुड़ा है, इसके साथ हम लोगों का कुछ अलग समूह है, इसके साथ कुछ अलग समूह है, इसके साथ 4 कार्बन परमाणु है। तो यानी ये कायरल कार्बन परमाणु होगा। क्या ये कार्बन परमाणु है? हाँ, इसके साथ H, इसके साथ OH, उसके साथ OH और ऊपर एल्डिहाइड है और नीचे अलग है, यानी ये भी कायरल परमाणु होगा। इस प्रकार से ये भी होगा, ये भी होगा, यानी हम लोग का 4 हो सकता है, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं होगा। बोले कि सर ये क्यों नहीं होगा, इसके पीछे बताइए। तो यहाँ पर 2 को हाइड्रोजन हो जाएगा। यदि इसको हम लोग खोल देंगे स्ट्रक्चर को इस प्रकार से, इस स्ट्रक्चर को ऐसे खोल दे, नीचे वाला, ऊपर वाला इसलिए नहीं हुआ मेरे दोस्त, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर हम लोगों का क्या लग गया? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड हो गया तो प्रसंकरण sp2 हो गया, जो कि गलत बात है और गंदा बात भी है, ठीक है। तो यहां पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन सेम हो गया। सेम नहीं होना चाहिए, चारों डिफरेंट होना चाहिए, तो ही कायरल परमाणु होगा। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? ग्लूकोज में कायरल परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? तो ग्लूकोज में कायरल परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? 4। यही इस सवाल का जवाब है। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पिरामिडीन भस्म नहीं है? तो आपको ये जानकारी के लिए बताया और तसब्बुर के साथ ये बात को आप लोगों को समझाया कि जो पिरामिडीन भस्म कौन नहीं होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ता है मेरे दोस्त कि ये जो थाइमीन होता है, थाइमीन, ठीक है ना, ये आप लोगों का पिरामिडीन भस्म नहीं होता। इस बात को आपको याद रखना पड़ता है कि थाइमीन जो होगा हम लोग का क्या? पिरामिडीन भस्म नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि एंडोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड होता है। ये कुछ बातें आप लोग को डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। ये आप लोग का क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर से समझते हैं। देखिए ये सवाल बोल रहा है कि ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। तो ज्विटर आयन कौन बनाने में समर्थ है, तो जिसके साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होगा और NH2 एमीन समूह भी होगा वही ज्विटर आयन बना सकता है, क्योंकि एक यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए, यानी एक अम्ल होगा तो दूसरा क्षार होगा तो ही ज्विटर आयन बनता है, और ये बनेगा तो इसी में, इसलिए आंसर क्या हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है। तो आप तो लगता है कि भैया चीनी मार देंगे, चीनी, जबकि ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा जो किताब में दिया है। इसमें कंपैरिजन किया तो सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है, फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और आपको बताएं कि सबसे ज्यादा कोई धरती पर सबसे कोई मीठा चीज बनाया गया है तो एक होता है स्पार्टम, ठीक है ना, वो कृत्रिम रूप से बनाया गया मीठा है चीज है, चीनी है, जो इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, मानव के द्वारा केमिकल के इस्तेमाल से बनाया जाता है स्पार्टम। वो सबसे ज्यादा चीनी से लगभग 200 गुना मीठा होता है। बोले सर आज तक खाए नहीं है, खिलाइएगा का, बहुत मीठा लग रहा है। तो अरे जाके मांग लीजिएगा दुकान पर से। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक हम लोगों का क्या होता है, जैव उत्प्रेरक होता है, और इसका जो घटक होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, यानी एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और कितने लोगों के पास इस सवाल का जवाब पहले से रेडी है कि प्रोटीन किससे बना होता है, तो आप लोगों को जवाब के रूप में लिखेंगे ये, या फिर हम बता दे रहे हैं क्या, अल्फा एमिनो अम्ल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड प्रदान करता है। तो आपको बताएं कि सबसे पहले मोनोहाइड्रेट मतलब क्या होता है। मोनोहाइड्रेट मतलब वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल से अपघटित नहीं होता है, बस केवल अकेला रहता है, तो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। और डाइसैकेराइड जो विघटित होकर 2 अणुओं में विघटित हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु यानी मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनाते हैं। और मोनोसैकेराइड कौन है, तो ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है। और वही यदि आप लोग सुक्रोज का बात करें C12H22O11, तो ये जो फॉर्मूला सेम होगा वो किसके लिए सेम होगा, एक तो होगा सुक्रोज के लिए और एक किसके लिए होगा, लैक्टोज के लिए, लैक्टोज। और ये किसके लिए सेम होगा, ये हम लोग के लिए होगा ग्लूकोज के लिए, और किसके लिए हो जाएगा, फ्रुक्टोज के लिए, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के लिए हो गया, यही तो बात है। ओके। और ये ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, वैसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं। तो 2 से अधिक कितना हो सकता है, 3, यानी 3 4 5 6, यानी 3 से लेकर ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड, यानी जिसमें 2 से अधिक टूट जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यही सवाल का जवाब होगा ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, जैसे में आप लोगों का स्टार्च हो गया, इसमें अधिक 10 से जब ज्यादा अणु में टूटता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, ये बच्चे बच्चे को पता है, यही तो हम लोग का चीनी है। और चीनी है क्या, तो C12H22O11। फिर बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया सकता है, मतलब उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। अब सबसे छोटा सा इकाई है कोई, तो वही ग्लूकोज है जिसको और हम लोग तोड़ा नहीं जा सकता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट बोल रहा है कि ग्लूकोज एक है, ग्लूकोज क्या है, तो एक मोनोसैकेराइड है जिसको हम लोग अपघटित नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड। फिर नेक्स्ट है कि एमिनो अम्ल में क्या होता है। तो आपको जानकारी के लिए बताएं कि एमिनो अम्ल नाम कैसा है इसका, एक तो एमिनो और एक लगा हुआ है अम्ल। तो अम्ल में तो भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल तो भैया रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका पहला नाम ही सब कुछ छुपा हुआ है। बोलिए, एमिनो मतलब एमीन समूह, और एमीन समूह मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड NH2। यहां पर मत मार दीजिएगा NH3 नहीं, सिंगल बॉन्ड NH2। बोल रहा है कि अभिक्रिया आपको लगता है कि कुछ अलग हो गया, नहीं, जो हमने आपको पीछे स्ट्रक्चर बताया ये ग्लूकोज ही है, C6H12O6 ये ग्लूकोज ही है जिसको बस केवल इस रूप में रूपांतरित किया गया है। ये आपको दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड है, यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में अल्कोहल है, और बीच में CH इस साइड और OH इस साइड, OH CHOH ऐसा करके दिखाया गया था। तो वही चीज है, जब कभी भी इसका हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में विघटन करते हैं तो आप लोगों का नॉर्मल हेक्सेन बनता है। नॉर्मल हेक्सेन समझते हैं दोस्त, नॉर्मल हेक्सेन मतलब 1 2 3 4
5 6। और पता है कार्बन का सबसे प्यारा सा दोस्त कौन है जो इसके जन्मों जन्म साथ रहेगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 1 4, यहाँ पर 2 2 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 4, 3 1 4 हो गया। यही तो बात है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और कितने लोगों को पता है दोस्त कि एस्कॉर्बिक अम्ल किसे कहते हैं? तो ये विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहे कि मानव शरीर उत्पन्न, हे प्रभु, मानव शरीर किसको उत्पन्न नहीं करता है? यानी वो मानव शरीर के अंदर नहीं पाया जाता है बल्कि आप लोग बाहर से प्राप्त करते हैं। वो कौन सा चीज है? तो विटामिन एक ऐसा चीज होता है ना जो मानव शरीर नहीं बनाता है, उसको हम लोग बाहर से फल फूल के रूप में उसको बाहर से हम लोग ग्रहण करते हैं, या फिर बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास से शीशी बोतल में भर के लेकर आते हैं। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल एक प्रकार के विटामिन, और खास करके विटामिन क्या, विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहे निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल। जो हम लोगों का हरे पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, उसी में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। बोल रहा है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? देखिए, कभी भी इन्वर्टज बोलेगा तो इन्वर्टज के लिए याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? सुक्रोज। इन्वर्टज के लिए सुक्रोज या सुक्रोज। और कभी भी आप लोगों से बोले जाइमेज, तो जाइमेज के लिए आप लोग का एग्जांपल होता है क्या? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। लेकिन मेरे भाई कभी आप लोगों से यह पूछ दिया जाए कि बताइए कि स्टार्च का जल अपघटन, तो इसका ऑप्शन में नहीं है। हालांकि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डायस्टेज। डायस्टेज ये सही ऑप्शन है। हालांकि ये नहीं दिया है तो आप इसको टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन उसका सही आंसर क्या है? डायस्टेज। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहे गन्ने की चीनी के जल अपघटन। गन्ने के चीनी के जल मतलब क्या? सुक्रोज। तो कभी भी यदि सुक्रोज यानी C12H22O11 का यदि विघटन होता है तो हम लोगों का क्या क्या बनाता है? तो ग्लूकोज बनाता है, और हम लोग का क्या? फ्रुक्टोज बनाता है। हालांकि दोनों का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है? सेम होता है। तो ये हम लोग का क्या है? ग्लूकोज है, और ये हम लोग का क्या है? फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज है, समझे? और ये क्या हम लोगों का? सुक्रोज। सुक्रोज। क्या ऐसे ही हम लोग का विघटन हो जाता है? नहीं, इस पर हम लोग इन्वर्टज एंजाइम का उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बोल रहा है कि विटामिन सी है। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? तो विटामिन सी तो है वो प्यारा प्यारा सा नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये रासायनिक नाम है। ओके। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो आप लोगों का दोस्त हो जाएगा क्या? ये आप लोगों का विटामिन B12, इसी में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका के लिए आवश्यक घटक है? आपको जानकारी के लिए बताया, दुनिया में यदि सबसे कोई ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो वो सेलुलोज में पाया जाता है, और यही हम लोग का वनस्पतियों में जो सूखे जो डांड के रूप में निकलता है, छाला के रूप में, वो हम लोग का सेलुलोज होता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हम लोगों का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो ग्लूकोज में। फिर अगला बोल रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल में, जो हम लोग का न्यूक्लिक अम्ल में सबसे पहले क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले पाया जाता है भस्म, उसके बाद शर्करा, उसके बाद क्या? फास्फेट। इसका यही क्रम सही है। निम्नलिखित में से कौन वृहत अणु नहीं है? वृहत अणु मतलब समझते हैं, मतलब बहुलक, यानी छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा सा अणु निर्माण करता है। तो देखिए दोस्त, डीएनए का भी निर्माण होता है छोटे छोटे हम लोग घटकों के साथ, चाहे थाइमिन हो, साइटोसिन हो, गुआनिन हो, ठीक है ना, एडेनिन हो। तो इस तरीके से उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्टार्च ये भी बनता है, इंसुलिन ये भी बनता है, लेकिन हाँ पामीटेट जो होता है ये हम लोग का बृहत अणु का रूप नहीं है। आरएनए में कौन सा प्यूरिन भस्म पाया जाता है? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्या? गुआनिन। ठीक है ना, यानी हम लोगों का प्यूरिन भस्म में क्या पाया जाएगा? गुआनिन। आप लोग इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक और कुछ ट्रिक लगा सकते हैं प्यू और गुए में, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ आप लोग ट्रिक लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है।
फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। लेकिन ये पूछा जाए कि मोनोहाइड्रेट में, यानी मोनोहाइड्रेट में कौन सबसे ज्यादा पाया जाएगा, तो हो जाएगा क्या, ग्लूकोज। लेकिन पूरा सबसे ज्यादा कोई पाया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। फिर नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। ये इसका अभी गलती से हमारा टिक आउट हुआ और वो भी अंदाजा सही लगा। नेचर ने कुछ क्या बखूबी बनाया है चीजों को। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, लैक्टोज। यही लैक्टोज जो होता है हम लोग का दूध में पाया जाता है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। आपको ये बातें याद रखना होता है कि जो भी विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है वो जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन प्रवाहित होता है, तो दोस्त इंसुलिन प्रवाहित आप लोग 10th क्लास में भी ये बात पढ़े होंगे कि ये अग्नाशय है। अग्नाशय एक ऐसा हम लोग का घटक होता है, एक ऐसा हम लोग का अंग होता है जिसके द्वारा हम लोग का इंसुलिन प्रवाहित होता है। विटामिन ई के कमी के कारण आप लोग देखे होंगे कोई आदमी उम्र से पहले बूढ़ा लगने लगता है, या फिर उसके अंदर जो जनन क्षमता करने की जो वृद्धि होती है वो कम हो जाती है विथ कंपैरिजन, और सब लोग की तुलना में उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम कमजोर होता है, या फिर कभी भी उसके चेहरा पर झुर्रिया आता है, बुढ़ापा आता है। तो किसके कमी के कारण, तो ये आप लोगों का विटामिन ई के कमी के कारण आपको जनन क्षमता में कमी भी आता है और आपके चेहरा पर झुर्रियापन भी आता है। और कभी भी यदि विटामिन ई खाते रहिएगा ना तो हमेशा यंग रहिएगा। तो बोले कि अच्छा, तो लग रहा है हीरो पूरा लग रहा है कि वही सब खाता है, एक तरह का वही चीज है। फिर अगला कंसेप्ट आप लोगों से ये बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस जैव अणु का मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक है। यानी इसमें आपको बताना है कि कौन किसमें मैग्नीशियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसका जवाब क्या होगा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक ऐसा घटक होता है जिसमें मैग्नीशियम हम लोग का ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर अगला है कि प्रोटीन का हेक्सिल संरचना, तो आपको बताया कि प्रोटीन जो होता है हेक्सिल संरचना पाया जाता है। हेक्सिल मतलब क्या, छह को घटक होता है, वो 6 घटकों के द्वारा ये एक व्यवस्था प्राप्त करता है। लेकिन उसमें क्या होता है, तो उसमें हाइड्रोजन आबंध होता है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध, उसी के द्वारा ये संरचना को स्पष्ट कर पाता है। ये सवाल बहुत लाजमी है। कीटोहेक्सोस बोलेगा, कीटोहेक्सिस बोलेगा तो आपका आंसर होगा क्या, फ्रुक्टोज। ये सही आंसर है। लेकिन कभी ये आपसे पूछ दे एल्डोहेक्सोस कौन सा है, एल्डोहेक्सोस पूछ दे आपसे, एल्डोहेक्सोस पूछ दे आपसे, तो आप लोग याद रखिएगा क्या होगा इसका आंसर, ग्लूकोज। बोले कि सर ऐसा क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज में हम लोगों का एल्डिहाइड समूह होता है और हम लोग का फ्रुक्टोज में हम लोगों का कीटोन समूह होता है। यही कारण है कि हम लोग फ्रुक्टोज को कीटोहेक्सोस बोलते हैं और इसमें एल्डोहेक्सोस। बोले कि एल्डो मतलब तो एल्डिहाइड हो गया और यहाँ पर कीटो मतलब कीटोन। ये हेक्सोस के लगा रहा है, हेक्सोस या हेक्सोज क्यों लगा रहा है, इसके पीछे वजह होता है 6, क्योंकि ये जो जितने भी हम लोगों का ये घटक होते हैं उसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। विटामिन जो खून को स्कंदित करता है, स्कंदित मतलब क्या, जमा देता है, वो कौन सा किसके चलते होता है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, विटामिन के। विटामिन के वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, क्या होता है, तो विटामिन B12 में हम लोग का दोस्त कोबाल्ट, क्या होता है, कोबाल्ट उपस्थित रहता है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं और ये छोटा छोटा प्रश्न के बाद हम लोग का चैप्टर का द एंड होता है। आप लोग आइए सवाल को करते चलते हैं। बोल रहा है प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो हम लोग बोलते हैं गुआनिन। क्या बोलते हैं, गुआनिन। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड है, यानी 2 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करता है, कौन, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, सुक्रोज। और कौन कौन 2 इकाई प्रकार प्रदान करता है, वो ग्लूकोज और क्या, फ्रक्टोज में। फिर बोल रहा है कि वसा और तेल का स्रोत है, यानी कौन ऐसा घटक है जिसमें वसा, चर्बी भी पाया जाता है और तेल भी, तो दूध में भी पाया जाता है, मक्खन में भी पाया जाता है और पनीर में भी पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। इस प्रकार से आप इस चीज को करते हुए बेहतरीन तरीके से समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।